हेलो नमस्कार सभी को। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 12 का केमिस्ट्री, और उसका पहला चैप्टर ही हम लोग आज देख लेते हैं और धीरे धीरे वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने मैथ्स पढ़ लिया होगा और फिजिक्स को भी अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, और वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, धीरे से धीरे सब खत्म कर देंगे। लेकिन एग्ज़ाम आपका याद रखेंगे 1 फरवरी से ही स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले आपको सारा कुछ एकदम पूरा एनर्जी लगा के आपको पूरा ख़त्म करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो पहला जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट है, जिसका हिंदी होता है ठोस अवस्था। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते हैं। एक होता है मैटर, एक क्या होता है, मैटर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ उसको कहा जाता है जिसमें वॉल्यूम हो, जिसका आयतन हो, जिसमें मास हो, द्रव्यमान हो, और जिसको हम सेंस ऑर्गन के द्वारा देख महसूस सके, कुछ भी कर सके, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इस दुनिया में जितना भी चीज़ें सारा का सारा क्या है, पदार्थ है। इसका टाइप भी अलग अलग होता है। तो इसका जब क्लासिफिकेशन किया गया तो 5 भागों में बांटा गया। ऐसे जनरली हम लोग 3 भाग ही पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, उस पर रिसर्च चल रहा है अभी। तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड और एक होता है गैस होता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और क्या होता है, गैस होता है। तो आज हमको किसके बारे में पढ़ना है, सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड ही आपका क्या है, पहला चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ना है। इसी को हिंदी में कहते हैं ठोस कहते हैं, उसको द्रव कहते हैं, लिक्विड को द्रव कहते हैं, और इसको गैस ही कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए सॉलिड क्या होता है ना, ये फिक्स्ड होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और साइज भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे टेबल रखेंगे, यही टेबल को उठा के आप दूसरी जगह पे रखेंगे, तो क्या जगह उतना कम छिकेगा या ज़्यादा छिकेगा, नहीं। तो वॉल्यूम उसका फिक्स्ड है और साइज भी फिक्स्ड रहेगा, कहीं भी रखें आप उसको। ठीक है, लेकिन द्रव में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता ही होता है, लेकिन साइज चेंज हो जाता है। इसे पानी के बारे में हम बताते हैं। पानी आप जैसे गिलास में रखेंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, कटोरा में रखेंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन जितना लीटर उसका क्वांटिटी जो मतलब वॉल्यूम जो है वही रहेगा। गैस का कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ना वॉल्यूम ना आपका साइज फिक्स्ड होता है। समझ में आ रहा है। तो ठोस उसको कहते हैं। और इसके जो अणु, ठोस के बारे में जब बात करें हम, तो ठोस में जो अणु जो होता है एकदम पूरा, जो मॉलिक्यूल्स होता है पूरा पास होता है। उसका अणु जो होता है क्या होता है, बहुत पास होता है। ठीक है, जब इसको अणु जब बहुत पास होगा, थोड़ा सोचेंगे, जब इसका अणु जब बहुत पास होगा, ठीक है, क्या होगा, बहुत पास होगा, तब इसको जब हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या ये दबेगा, नहीं दबेगा। तो ये हो गया सॉलिड हो गया। इसी में कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, इसमें दबाव का जो गुण होता है नहीं पाया जाता है। ठीक है, और लिक्विड में जो होता है थोड़ा सा स्पेस करके होता है, थोड़ा सा क्या होता है, स्पेस करके होता है। इसलिए क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, लिक्विड बह जाता है, फ्लो कर जाता है। और गैस में क्या होता है, अणुओं के बीच में ना बहुत आकर्षण बल कम होता है और बहुत डिस्टेंस होता है, जिससे ये बहता तो नहीं, उड़ भी जाता है। ठीक है, तो इसमें ये एक जगह रखेंगे तो इसको अस्थिर से रहेगा, ये बह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको सॉलिड बोलते हैं, इसको लिक्विड बोलते हैं, इसको गैस बोलते हैं। तो इसमें अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है बहुत तगड़ा होता है ठोस के बीच, इसमें थोड़ा सा कम होता है, और गैस में तो सबसे कम होता है। वंडर वाल फोर्स काम करता है, उसके बाद अलग बात है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। अगर आपको पूछेगा कि गैस में जो विसरण होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच में जो होता है ना बहुत ज़्यादा गैपिंग होता है, इस वजह से गैस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसका शेप वगैरह सब कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। तो हमको जनरली किसके बारे में पढ़ना है, सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो आज चलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हटाते हैं, अब सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो देखिए, सॉलिड जिसको क्या बोलते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, सॉलिड को क्या बोलते हैं, ठोस कहते हैं। और इस ठोस को ध्यान से समझेंगे। इस ठोस को 2 भाग में बांटा गया। इस ठोस को 2 भाग में बांटा गया। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। एक क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। कोई दिक्कत है नहीं। अब दोनों क्या होता है, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में अगर बात करें और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करें, तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है किसको कहते हैं, देखिए
क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसका ये मतलब सारा गुण रहेगा, अंदर से भी सॉलिड की तरह रहेगा और बाहर से भी सॉलिड की तरह रहेगा। लेकिन ये क्या होता है ना, बाह्य बनावट जो होता है इसका सॉलिड की तरह होता है, लेकिन अंदर से जो क्वालिटी होता है ये मतलब सॉलिड वाला नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसको झूठा मतलब झूठा कहते हैं, झूठा सॉलिड कहते हैं, नकली सॉलिड कहते हैं उसको, एमॉर्फस को। तो इसका दूसरा नाम है क्या है? नकली सॉलिड, नकली। ठीक है, या आप इसको झूठा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? झूठा। ठीक है, कोई दिक्कत है इस तरह करके? तो चलिए ये सब तो समझ में आ गया। अब इसके बारे में हमको थोड़ा सा समझना है कि क्रिस्टलेट सॉलिड किसको कहते हैं। इसका जो ज्यामितीय आकार होता है, क्या बोल रहे हैं? ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार, ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है इसका ज्योमेट्रिकल शेप, ये क्या होता है? एकदम फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है। इसका कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर चीज़ फिक्स्ड होगा। आप जैसे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं जैसे सोना है, सोना है, गोल्ड है, ठीक है ना, गोल्ड है, गोल्ड है। इस गोल्ड को अगर काटेंगे, गोल्ड को काटेंगे, ये तो जैसे ये सोना है, ठीक है, गोल्ड है, ठीक है। इसको मान लेते हैं, इसको पिघलता है कुछ, इसका टेम्परेचर दिया होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है वो, इसका मेल्टिंग पॉइंट है कुछ, ठीक है, इसको पिघलने का। लेकिन अब इसी को काट के हम इतना छोटा कर दिए तो इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही होगा। इसको कटिंग करके अगर छोटा कर देंगे तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड मतलब उतना ही होगा। इसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसका क्या है? फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन थोड़ा सोचें, अगर हम आप बात करें पानी का, ठीक है, पानी का बात करें तो इस पानी को, इतना लीटर अगर पानी, इसमें पानी भरा है तो इसको गर्म करने में कितना टाइम लगेगा? और इसी में अगर पानी है, इसमें भी पानी है, तो इसमें अलग अलग टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? जैसे यहाँ प्लास्टिक है, इतना प्लास्टिक है और इतना प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को जलाने में और इस प्लास्टिक को जलाने में दोनों में क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस टाइप को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। इसके बारे में हम डिटेल से भी लिखेंगे, तब तक आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं बढ़िया से इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम बताएं कि इसके जो आकार होते हैं ये क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इसके आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे ग्रेफाइट का आकार आपको पता होगा कि कैसा होता है, हीरा का आकार कैसा होता है वो पता, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो असमाकृति आकार के होते हैं, उसका आकार फिक्स्ड नहीं होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? यह निश्चित ताप पर पिघलते हैं। यह निश्चित ताप पर क्या होता है? पिघलते हैं। इसका अभी बताया कि पिघलने का एक टाइम मतलब वो होता है, टेम्परेचर होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन इसका क्या होता है? ताप के एक रेंज में धीरे धीरे क्या होता है? नरम होते जाते हैं। दूसरी बात, हम तीसरी बात क्या बताएं कि यह वास्तविक ठोस होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यह जो होता है यह वास्तविक ठोस होता है, ठीक है। एक्चुअल में जो ठोस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है, उसको तो झूठा सॉलिड कहते हैं, इसलिए इसे ये आभासी ठोस होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? उसके बाद इसके गलन उष्मा के मान निश्चित होते हैं। ये पता है कि यह जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, कितना हीट पर ये जाके पिघलेगा, ये भी हमको फिक्स्ड पता है। लेकिन उसका गलन उष्मा का मान क्या होता है? और निश्चित होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, यह विषम दैशिक होते हैं और यह क्या होता है? समदैशिक होता है। इसको बढ़िया से समझिए कि यह क्या होता है। विषम दैशिक क्या होता है और समदैशिक किसको कहते हैं? तो देखिए, समदैशिक क्या होता है? तो यह दो शब्दों से मिल के बना है। सम मतलब होता है समान, मतलब बराबर, समान मतलब बराबर, समान मतलब क्या होता है? बराबर, ठीक है। और दैशिक मतलब होता है दिशा, जो सभी दिशाओं में बराबर हो। अब समदैशिक किसको कहते हैं कि आप एक्स एक्सिस की तरफ चले जाइए, वाई एक्सिस मतलब उस सॉलिड पर कहीं पे भी चले जाइए, उसकी चालकता, उसका अपवर्तनांक, उसका तन्यता मतलब डक्टिलिटी, हर चीज़ एक समान मिलेगा। उसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं? समदैशिक। समझ में आ रहा है? तो एमॉर्फस सॉलिड, जैसे प्लास्टिक को आप देख लेंगे, कोई भी प्लास्टिक होता है, ये प्लास्टिक है, तो आप यहाँ का देख लें, यहाँ का देख लें, कहीं का देख लें, कहीं का देख लेंगे, तो अपवर्तनांक सबका सेम होगा, सब उतना ही चमकेगा, ठीक है। और क्या होगा अपवर्तनांक मतलब? तो आपको बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है? तन्यता, यह जितना पे पिघलेगा उतना पे वह भी पिघलेगा, उतना पे ये भी पिघलेगा, तो इसी को कहते हैं समदैशिक। लेकिन
आप देखेंगे कि जैसे यह क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है यह विषमदेशिक होता है। यह क्या होता है? विषमदेशिक होता है। जैसे अभी सपोज दैट अभी हमको देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमको देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो अपवर्तनांक है कुछ अलग है, इसका आकार 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 कुछ अलग है, तो अलग अलग दिशा में अलग अलग है, ठीक है। तो यह विषमदेशिक होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? विषमदेशिक होते हैं, और वह क्या होता है? समदेशिक होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। और इसका एग्जाम्पल में हम आपको बता दिए हैं यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड, जिसको आप नमक कहते हैं, ये क्या है? नमक है। KCl सीजियम क्लोराइड, फेरस लोहा हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, गंधक सल्फर, फास्फोरस, हीरा, ग्रेफाइट, जितना भी पीरियोडिक टेबल में होता है, गैस को छोड़ के, गैस और लिक्विड को छोड़ के सारा का सारा क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। और एमॉर्फस में हम बताए ग्लास याद रखेंगे। ग्लास जो होता है और क्रिस्टलीय ठोस में आता है कांच। ग्लास को क्या बोलते हैं? कांच भी कहते हैं, ठीक है। और इसको अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है, वो बाद में बता देंगे, उसके बारे में जब बताएंगे। और फ्यूज्ड सिलिका याद रखेंगे। और रबर जो होता है ये भी क्या होता है? और क्रिस्टलीय ठोस में आता है। समझ में आ रहा है? अब इतना आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई द्विमीय जालिका है, ऐसे समझिए कि कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होता है आप देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ पर हम देखेंगे इसको, जैसे 1 2 नाम दे रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे दिए। तो देख रहे हैं कि यही चीज़ यहाँ पे है, यही चीज़ यहाँ पे, इसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। तो जिस भी चीज़ का रिपीट किया जाता है, रिपीटिंग हो रहा है, उस सेल को ही कहते हैं, उसको कहते हैं यूनिट सेल। इसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो यही चीज़ को देखिए रिपीट हो रहा है बार बार, यही चीज़ को बार बार लिखा जा रहा है, तो इसी को कहते हैं यूनिट सेल। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? अब एक आ जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक क्या आ जाता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभाज्य एकक सेल किसको कहते हैं? ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अभाज्य एकक सेल किसको कहते हैं? एक ऐसा सेल होता है जिसके कॉर्नर पर कितना हो? एक हो। जिसके कॉर्नर पे क्या हो? एक ये हो, उसको कहते हैं प्रिमिटिव। एक सेल हो, उसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहते हैं? जिसके कॉर्नर पे तो हो, उसके सेंटर पे भी हो, उसको कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। जिसके कॉर्नर पे तो हो, लेकिन उसके साथ ही साथ कहाँ पर हो? उसके सेंटर पे हो, तो उसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जब भी आप सेंटर में देखेंगे तो समझ लीजिएगा सेंटर्ड यूनिट सेल है, और जहाँ पे कॉर्नर पे अगर दिख गया आपको तो समझ लीजिएगा वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जिसको हिंदी में अभाज्य एकक सेल कहते हैं, और इसको केंद्रित एकक सेल कहते हैं। दोनों यूनिट सेल ही है, लेकिन अगर कॉर्नर पे है सिर्फ तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और कॉर्नर के अलावा भी अगर कहीं सेंटर पे है, सेंटर मीन्स बीच वाले पे है, तो उसको बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? अब इसी को जो है 7 भाग में बांटा गया है, उसको 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे बढ़िया से, आप उसको दिमाग में रखेंगे। ये सारा जितना भी चीज़ बता रहे हैं आप एग्जाम में, मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारा कुछ देखना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं आगे का टॉपिक। चलिए देखते हैं अब हम लोग बढ़िया से। तो यूनिट सेल के बारे में देख लेते हैं। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है वो जो 7 टाइप में हम बताए, तो इसको ट्रिक है याद करने का। याद रखेंगे कि आप ऐसे याद रखेंगे कि आपके क्लास टीचर में एक मैडम होती होगी, तो क्लास टीचर है ना, ऑफिस में गई और हंसते रहती थी कि अभी कौन सा क्लास को पढ़ा के आए हैं, बाप रे बाप स्टूडेंट सब मेरा कैसा था, दो सोच के आप लोग को हंस रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास टीचर ऑफिस में हंसते रहती थी, रहता था, अगर रहते थे में तो आ जाएगा कि आपका सर लोग हैं। सर लोग को उतना हंसने से उतना फुर्सत कहाँ है, टेंशन में तो रहते हैं। तो मैडम लोग ही हंसती रहती है, तो क्लास टीचर ऑफिस में हंसते रहती थी। तो इसको कैसे याद करने का क्या लॉजिक है, तो देखेंगे। सी फॉर क्या हो गया? क्यूबिक। सी फॉर क्या हो गया? क्यूबिक। ये सीरियली आपको याद करना है। टी फॉर क्या हो गया? टेट्रागोनल। टी फॉर क्या हो गया? टेट्रागोनल। ओ फॉर हो गया आपका ऑर्थोरोम्बिक। ओ फॉर क्या हो गया? ऑर्थोरोम्बिक। और मे का हो गया मोनोक्लिनिक। और हंसते में एच है तो हेक्सागोनल हो गया। रहती रोम्बोहेड्रल। और थी मतलब हो गया ट्राइक्लिनिक। याद रखेंगे, क्लास टीचर ऑफिस में हंसते रहती थी, तो याद रखेंगे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। गौर से अगर आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो A बराबर B बराबर C जो लिखे हैं, ये क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि वो क्यूब है, ठीक है ना, ये क्यूब है, सपोज दैट ये क्या है आपका क्यूब है, ठीक है।
ये क्या है, क्यूब है। तो इसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है कि नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो देखिए ये कह रहा है कि तीनों एक्सिस जो होता है बराबर है, तीनों एक्सिस क्या है, बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा। क्यूबिक में क्या हो गया, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर होगा। ठीक है, ऐसे आप सीरियली याद करें। कैसे, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे बराबर को काटेंगे। ठीक है, ये बराबर नहीं है, अब फिर ये बराबर नहीं है तो फिर यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ हो गया। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे है ना, इसी को पलटा देंगे, ऐसे करके गिर जाएगा। तो ये चीज़ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये चीज़ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए सारा कुछ वही है। क्या करें, इसको इसी, ये जो तीन चीज़ है इसी को पलटा के आप यहाँ ला दीजिए। तो यहाँ पे इसको ये लिखें, इसको कहाँ यहाँ लिखेंगे, और ये हो गया। और लास्ट में हम दे देंगे कि ए बराबर बी बराबर नॉट सी। समझ में आ रहा है, बराबर समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो ये तो आपको याद हो गया। अब वहाँ पे जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है, तीनों एंगल कितना बोल रहा है, अल्फा बीटा गामा है। तो तीनों कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्यूब में याद रखेंगे अल्फा बीटा गामा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तीनों का तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। टेट्रागोनल में भी आप देखेंगे कि तीनों का तीनों इक्वल होता है, तीनों 90 होता है। अगर ऑर्थोरोम्बिक में चलेंगे तो अल्फा बीटा गामा तीनों भी क्या होता है, 90 होता है। लेकिन मोनोक्लिनिक में जब चले जाएंगे हम लोग तो अल्फा और गामा तो 90 होता है, लेकिन बीटा 90 नहीं होता है। इसको दिमाग में रखेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हेक्सागोनल में आप याद रखेंगे कि अल्फा बीटा 90 होता है, वाई जो होता है वो 120 होता है। और रोम्बोहेड्रल कब बनेगा, जब अल्फा बीटा गामा तो बराबर होगा लेकिन तीनों में से कोई भी 90 नहीं होगा। और ट्राइक्लिनिक में याद रखेंगे कि तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होगा, और बराबर तो नहीं होगा लेकिन 90 भी कभी नहीं होगा, तीनों में से कोई भी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइक्लिनिक कहते हैं। तो इसको दिमाग में याद रखेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव MCQ में देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर हम चले जाते हैं यूनिट सेल का, जो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये जो यूनिट सेल होता है, ये दिख रहा है इधर, क्या यूनिट सेल होता है। ठीक है, तो यूनिट सेल को 3 भाग में बांटा गया है। बेसिकली जो 3 भाग में बांटा गया है, एक बांटा गया है SCC में, एक किस में बांटा गया है, SCC में, दूसरा बांटा गया है BCC में, और तीसरा बांटा गया है FCC में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड सेल। अब तीनों के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा जब हम बात करेंगे। यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो जब SCC के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, SCC सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं इसको। तो जब SCC के बारे में हम बनाएंगे तो एक घन बना रहे हैं। ठीक है, एक घन बनाए ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर इसको मिला दिए, यहाँ पर क्या करें, मिला दिए, घन बन गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये है इसके कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 6 7 8, जब किसी क्यूब के कॉर्नर पर या तो परमाणु रहेगा, ये जो गोला दे रहे हैं हम डार्क करके ब्लैक कलर का, या तो ये परमाणु है या फिर अणु है या फिर आयन है। ठीक है, या फिर एटम है या फिर मॉलिक्यूल है या फिर आयन है। जब किसी क्यूबिक पर, जब किसी क्यूब के कॉर्नर पर परमाणु रहे, अणु रहे और आयन रहे, सिर्फ कॉर्नर पर रहेगा तो समझेंगे वह क्या है, SCC है। सिर्फ कहाँ रहेगा, उसके कॉर्नर पर रहेगा, तो उसको बोलते हैं SCC कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। और जब BCC का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, BCC का जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बना रहे हैं BCC। तो ऐसे करके हम उसको मैच कर दिए, और उसके बाद इस बार रेड से कर देते हैं। कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, कॉर्नर पे तो रहेगा, लेकिन उसके सेंटर में भी अगर दे देंगे, कॉर्नर पे तो है यहाँ पे SCC में, अगर बीच में ही यहाँ पे दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, BCC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो बॉडी सेंटर्ड सेल किसको कहते हैं, जिसके कॉर्नर पे तो परमाणु अणु आयन रहेगा ही, लेकिन उसके अलावे उसके सेंटर पे भी एक परमाणु रहेगा या फिर एक अणु रहेगा या फिर एक आयन रहेगा, उसको BCC कहेंगे। ठीक है, अब बात करें FCC का, बात करें तो FCC को यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, FCC। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा इस प्रकार बनेगा, देखेंगे ऐसे करके। तो इसके कॉर्नर पे तो रख देंगे हम, इसके कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन और क्या है, उसके फेस पे रहेगा। फेस कहाँ हो गया आपका, देखिए एक फेस यहाँ हो गया, दूसरा फेस, तीसरा फेस और चौथा फेस, और एक यहाँ देंगे। ठीक है, एक कहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब उसके फेस पर रहेगा, जब उसके क्या रहेगा, फेस पर रहेगा और कॉर्नर पे रहेगा, समझ में आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, FCC कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, FCC कहेंगे। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि कहाँ टच करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए पहले।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि SCC, FCC, BCC और FCC जो होता है इसमें कॉर्नर पर कितना रहता है। तो अगर हम बात करें, आपको कैसे दिखाएं, जैसे कैसे दिखाएं, एक इसको दिखाइए जी, नहीं इसको निकालते हैं और थोड़ा सा वो दीजिए, ग्लोब दीजिए। तो हाँ, तो पहले आपको यहाँ समझा रहे हैं हम कि जैसे मान लेते हैं ये आपका ये था, ठीक है, आप समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैच कर दिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉर्नर पे है, ठीक है, कॉर्नर पे है। तो यहाँ पे 3D जब आपको दिखाएंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी हमारे पास 3D कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आप समझिए कि जब कॉर्नर पे रखेंगे, कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर यहाँ पे कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कॉर्नर पर कितना रखा, SCC में 1। अब BCC में भी बताया कि वहीं पर रखेगा और FCC में भी वहीं पर, कॉर्नर पर तो सब में वही रहता है। तो कॉर्नर पर कहीं भी पूछेगा कि कॉर्नर पर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप 1 ही बोलेंगे। लेकिन जब SCC में पूछेंगे फलक पर कितना होता है, फलक मीन्स फेस पर, तो फेस में कहीं था क्या, नहीं था, तो फेस में तो 0 है। BCC में फलक पे था, कहीं नहीं था। BCC में तो सेंटर पे था, BCC में तो सेंटर में था। तो याद रखेंगे, तो फलक पे SCC में कहीं नहीं है और ना BCC में है, ठीक है। FCC में है 3। अब FCC में 3 कैसे है, आपको समझाते हैं थोड़ा सा। यहाँ से ऐसे समझिए कि जैसे मान लेते हैं इसको फलक को टच कराना है, तो कितना, ये जैसे ये आप देख रहे हैं ग्लोब का ये बॉक्स है, ठीक है। इसको अगर ऐसे करके रखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करके रखेंगे तो ये इसका हाइट छोटा पड़ जा रहा है, इसका यहाँ पे देख रहे हैं ये भी हाइट छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर ऐसे रखेंगे, आप देख पा रहे होंगे, तो इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। तो 2 को एक साथ टच कर लिया, एक रखने से 2 को टच कर लिया। फिर ऐसे दूसरा रखेंगे तो इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा, ठीक है। और तीसरा रखने में एक यहाँ टच करेगा और यहाँ रखेंगे, मतलब 3 को रखेंगे तो तीनों फेस को क्या करेगा, टच कर लेगा। तीनों फेस को क्या कर लेगा, टच कर लेगा। तो फेस में आप याद रखेंगे, फलक वाले में कितना होगा, फेस पर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। लेकिन बीच पर, तो बीच पर तो सिर्फ बॉडी सेंटर्ड में था, तो SCC में भी नहीं है और BCC में भी नहीं है, तो वहाँ भी 0 है, यहाँ पे BCC में 1 है। तो अगर टोटल का बात करें तो 1 + 0 + 0 1 हो गया, 1 + 0 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपको दिमाग में यहाँ रखना है कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है। अगर SCC में पूछ रहा है कॉर्नर पे संख्या, तो 1 हो जाएगा। टोटल जालकों की संख्या, तो यहाँ हो जाएगा। फलक में पूछेगा 0, बीच में पूछेगा तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। BCC में अगर कॉर्नर पे पूछ रहा है तो 1 मारेंगे। अगर BCC में पूछेगा फलक पर तो 0 होगा ना। BCC में फलक पे कहाँ होगा, फलक तो ये हो गया ना, फलक पे तो है ही नहीं BCC में। और आप देखेंगे कि FCC में 3 होगा, अभी जस्ट आपको दिखा है। और SSC में आप बीच में देखेंगे 0 है, और BCC में 1 है और FCC में 3 है। टोटल आपको ये याद रहना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है इतना, तो आप देख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए देखिए, हाँ एक्चुअली ये क्या था ना कि ये क्लास आज लाइव ही क्लास होने वाला था, लेकिन इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम होने लगा कि हमको ये वीडियो रिकॉर्डेड डालना पड़ा। इसलिए आप यहाँ पे हम सारा कुछ लिख के डाल रहे हैं कि ये वीडियो मैक्सिमम कितना ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा से छोटा हो, और इसमें आपको सारा क्वालिटी चीज़ मिल जाए, ठीक है। हमको लिखना ना पड़े, आपका टाइम बचा दिए, ठीक है। देखिए, अर्ध व्यास अनुपात किसको कहते हैं, तो अर्ध व्यास किसको कहते हैं, कोई भी सर्कल में है तो उसका जो व्यास होता है उसको व्यास बोलते हैं, उसी के आधा को करेंगे तो अर्ध व्यास हो गया। तो इसको हम त्रिज्या भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो अर्ध व्यास अनुपात एग्जाम में पूछे चाहे त्रिज्या अनुपात पूछे, एक ही बात है। और रेडियस रेशियो एक ही चीज़ है। तो देखिए, अर्ध व्यास अनुपात क्या होता है, जब किसी भी चीज़ का आप कैटायन का, जी देखिए, जब कैटायन हो गया, कैटायन किसको बोलते हैं, धन आयन को। कैटायन किसको बोलते हैं, धन आयन को। जो पॉजिटिव होता है उसको कैटायन बोलते हैं, और जो निगेटिव होता है उसको एन आयन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एन आयन बोलते हैं। इसको ऋण आयन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं, ठीक है। तो जब कैटायन का अर्ध व्यास लेंगे और ऋणायन का जब अर्ध व्यास लेंगे, तो अर्ध व्यास किसका लेंगे, कैटायन का। तो कैटायन का लेंगे अर्ध व्यास, तो त्रिज्या हो गया। तो अर्ध व्यास किसका, कैटायन का, पॉजिटिव होता है। और ऋणायन का अर्ध व्यास मतलब क्या हो गया, ये निगेटिव। तो इन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं ना, तो इसी को कहते हैं अर्ध व्यास अनुपात। क्या बोलते हैं, अर्ध व्यास अनुपात। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि अर्ध व्यास अनुपात क्या होता है, R+/R-। ये क्या है, कैटायन का अर्ध व्यास, और ये क्या है, ऋणायन का अर्ध व्यास। इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, अर्ध व्यास अनुपात कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम समझेंगे
जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जैसे घन का पूछेगा कि अर्ध व्यास जो अनुपात होता है वो कितना के बीच में होता है, तो आप याद रखेंगे कि 0.732। ठीक है, आप ऐसे अगर आपको देखा जाए तो आपको ये सब याद ही होगा कि रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है, रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है, रूट 4 का तो आपको 2 पता ही है, और रूट 5 का होता है 2.25 ऐसा करके होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह करके होता है, आप दिमाग लगाइएगा तो आपको देखेंगे कि ये जो 1 तो हटा दिया, 1 को हटा दिया गया है, समझे? 1 को क्या किया गया है? हटा दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब इसको लिखा गया तो 0.732 इसका लिखा गया है, तो यहाँ पे समझिए कि घन का क्या बोला कि 0.732 मतलब रूट 3 के आसपास में है, तो रूट 3 है ना 1.732, तो उससे क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। तो बताए कि सीजियम क्लोराइड का जो आकार होता है वो घनाकार होता है, घनाकार ही होता है, और उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका, जो सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर घनाकार का, ये 8 होता है। ये जितना भी हम चीज़ रहे ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 8 होता है। अब यहाँ पे हम करके बताएं कि जैसे सीजियम क्लोराइड के बारे में बताएं कि सीजियम क्लोराइड का अर्धव्यास अनुपात निकालेंगे तो उसमें कैटायन का होता है 1.67 एंगस्ट्रॉम, ये आपको याद नहीं करना है, 1.84 एंगस्ट्रॉम। इसको जब हम कटा के निकाले तो 0.90, बस हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए 0.90 जो आया वो इसको याद रखेंगे 0.73, तो 73 से ज़्यादा ही है ना 0.90, 90। समझ में आ रहा है? तो हमेशा जो होगा घनाकार का जो रेडियस होगा, अर्धव्यास अनुपात जो होगा वो क्या होगा? 0.732 से ज़्यादा होगा। अगर आपको अष्टफलक का पूछेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड का अर्धव्यास अनुपात पूछ दे, तो आप याद रखेंगे 0.14 से 0.732 के बीच होता है। और जब चतुष्फलक का पूछेगा तो 0.225 से 0.414 के बीच में होता है। तो NaCl का आकार अष्टफलक होता है, ZnS का चतुष्फलक होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, सोडियम क्लोराइड का 6 होता है, ये याद रखेंगे। जिंक सल्फाइड जिसको बोलते हैं आप, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उधर निकाल के बता दिए हैं। और यहाँ पे क्या पूछा जाता है, इसे आपको पूछेगा सीजियम क्लोराइड का जो यूनिट सेल होता है क्या होता है? BCC होता है, सोडियम क्लोराइड का FCC होता है। अब यहाँ पे अगर आपको पूछेगा संकुलन क्षमता, तो BCC का जो संकुलन क्षमता होता है यहाँ पे हम बता देते हैं 52% होता है। कितना परसेंट होता है? 52% होता है। और FCC का संकुलन क्षमता जो होता है वो 68% होता है। ये सब एग्जाम में जो जाएंगे आप दिमाग में रख के जाएंगे। ठीक है, BCC ये सारा क्वेश्चन आपको यहीं जितना भी आप हम बोर्ड पे लिख रहे हैं एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको बस एक बार बढ़िया से देखना है, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, सॉलिड स्टेट एकदम पूरा कैप्चर्ड में हो जाएगा। एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग इसी तरह सारा वीडियो लेते जाएंगे, सारा चैप्टर का ला देंगे। ठीक है, आप बस इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव MCQ जो भी आप कहते हैं 2 मार्कर 5 मार्कर जो भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको बस इतना करना है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए बढ़िया से। चलिए अब हम लोग करते हैं डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या होता है उसको हम समझते हैं बढ़िया से। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं शॉर्टकी दोष के बारे में और फ्रैंकल दोष के बारे में। तो शॉर्टकी दोष को इंग्लिश में शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए शॉर्टकी दोष क्या होता है, जब कोई क्रिस्टल, ये दोनों दोष जो होगा क्रिस्टल में, कोई इसको बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। कोई भी सॉलिड बढ़िया से परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा होगा, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा। क्रिस्टल में वह दो जो समान संख्या में कैटायन तथा एनायन के गायब होने से होता है। जैसे देखिए, जैसे कैटायन आपको प्लस बताए, माइनस है, प्लस है, माइनस है, ये सारे में रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, आप देखेंगे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, फिर यहाँ माइनस, प्लस, माइनस और प्लस, है कि नहीं। जब यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि अगर एक प्लस को गायब कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक माइनस भी गायब हो गया तो यही हो गया शॉर्टकी दोष। क्यों? क्योंकि जितना प्लस गायब है उतना माइनस भी गायब है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, डिफेक्ट पैदा हो रहा है, ऐसे दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। अगर मान लेते हैं एक माइनस और गैप करेंगे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से एक प्लस और गैप कर दीजिए तो समान संख्या में, समान संख्या लिखा गया यहाँ पे। समान संख्या मतलब क्या हुआ कि समान संख्या मतलब बराबर संख्या में कैटायन मतलब पॉजिटिव हो गया और एनायन मतलब क्या हो गया, निगेटिव, ये दोनों गायब होता है तो उसको शॉर्टकी दोष कहते हैं। आप नमक और सीजियम क्लोराइड में इस प्रकार का दोष को देख सकते हैं। अब फ्रैंकल दोष किसको कहते हैं? देखिए फ्रैंकल दोष किसको कहते हैं? यहाँ पे माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, आप देखेंगे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, यहाँ पे माइनस हो गया आपका, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया। जब यह माइनस उठकर इंटरस्टिशियल साइट इसको बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट मतलब उसी जगह पर, उसी ठोस पर, उसी क्रिस्टल में आ गया और यहाँ से माइनस आ गया तो यहाँ पर माइनस आ गया होगा, ऊपर पे आ गया तो यहाँ पर एक दोष उत्पन्न होता है। जब आप लोग कहीं बैठे रहते हैं बीच में कोई आके बैठ जाता है तो एक दोष उत्पन्न होता है।
तो ऐसे दोष को ही कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। क्रिस्टल में वह दोष जो एक आयन के अपने स्थान से गायब होकर, एक स्थान से गायब इंटरस्टिशियल साइट पर, मतलब वहीं पर दूसरे जगह पे आके एक उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं फ्रैंकल दोष कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष समझ में आया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सेमीकंडक्टर के बारे में भी सॉलिड स्टेट में बता दिया गया है। एक्चुअली हम सेमीकंडक्टर का एक बहुत ही एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डाल दिए, लेक्चर डाल दिया है, आप उसको देख ही लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, सॉलिड स्टेट का 2 पार्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली वो फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, ये सब कुछ हम एक्सप्लेन करके बताएं। आप उसको जरूर देख लीजिएगा इसके देखने के बाद। तो ये दोनों आप देख लेंगे अच्छे से, तो सॉलिड स्टेट पे आपका पूरा कमांड हो जाएगा। आपसे एक भी क्वेश्चन, आई प्रॉमिस कि आपसे कभी भी छूटेगा ही नहीं। ठीक है, इतना आप देख लीजिएगा, फिर अगला वीडियो हम लोग लाएंगे। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।